क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 विषय 7 विजयनगर साम्राज्य। हम लोग इसके अगले पॉइंट 3 को पढ़ेंगे। विजयनगर की राजधानी और उसके आसपास के प्रदेश। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह ही यह भी एक विशिष्ट यानी कि विशेष रूप से भौतिक रूपरेखा और एक स्थापत्य शैली से निर्मित था। यानी इसमें कलाकारी किए गए थे। पत्थरों पर कलाकारी किया गया था, मेहराब पर कलाकारी किया गया था, गुंबदों पर कलाकारी किया गया था, दीवारों पर किया गया था और फर्श पर भी यदाकदा प्रमाण मिलते हैं। लेकिन दीवारों पर किए गए कलाकारी के नमूने बिल्कुल सुरक्षित हैं और हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है भौतिक अवशेष के रूप में। ठीक है, जरा देखिए, नक्शे पर बने 3 अंचलों को पहचानिए और मध्य भाग को ध्यान से देखिए। क्या आप नदियों से जुड़ती हुई नहरों को देख सकते हैं? ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के रायचूर दोआब क्षेत्र में हम्पी प्रदेश स्थित था। हम्पी जगह स्थित था और यह 3 भाग में बटा हुआ है। पूरब की तरफ केंद्रीय भाग है, दक्षिण की तरफ शाही भाग है, शाही नगर है जो शाही केंद्र के नाम से भी है। और इधर देखिए, पश्चिम की तरफ एक केंद्र अलग है और बीच में मध्य केंद्र है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी को आप देख लीजिए। हम्पी इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आज इस इलाके को हम हस्तिनावती के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में यह स्थित, हो सकता है वारंगल में चला आया होगा। आंध्र प्रदेश कटने के बाद वारंगल भी बना है, एक नया राज्य। तो आज के हिसाब से आंध्र प्रदेश, वारंगल, कर्नाटक, ठीक है, और महाराष्ट्र का दक्षिणी सीमा, ये बिल्कुल ही विजयनगर साम्राज्य की सीमा है। शहर के विषय में खोज। विजयनगर के राजाओं और उनके नायकों की बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं जो उन्होंने जारी किया था। खास करके उस अभिलेख में दान से संबंधित बातों का उल्लेख है और कुछ कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का भी विवरण है। इस विजयनगर साम्राज्य में कई यात्रियों ने यात्रा की, हम्पी शहर में यात्रा की और इसके बारे में लिखा। सबसे उल्लेखनीय जो लेखन है, जो वृत्तांत है, वह है निकोलो दे कॉन्टी का, जो एक इटालवी व्यापारी हैं। फारस के राजा का दूत अब्दुल रज्जाक है। ठीक है, अफानासी निकितिन नामक एक रूसी व्यापारी है, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी। और दुयार्ते बारबोसा, डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल का फर्नाओ नूनीज, जो सभी 16वीं शताब्दी में आए थे, के हैं। स्रोत 3 में आप देखिए, विशाल फैला हुआ शहर। डोमिंगो पेस द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन से लिया गया एक वाक्य है, एक वाक्यांश है। ठीक है, उद्धरण है, विवरण है। लिखता है, इस शहर का परिमाप मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहाँ से जो मैंने देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ। यानी रोम शहर जितना फैला हुआ था उतना ही बड़ा मुझे विजयनगर साम्राज्य भी देखने को मिला। और लिखता है कि यहाँ पर कई पेड़ हैं
बड़ा ही अत्यंत सुंदर बगीचा है, आवासों में बगीचा है, पानी की कई नालियां इसमें आती हैं तथा कई स्थानों पर झील बने हैं और राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा भी है, जो अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष भी लगे हुए हैं। येलो बॉक्स में आप देखिए, क्या आप आज किसी शहर में ये अभिलक्षण देख सकते हैं? आपके विचार में पेश ने उद्यानों तथा जल स्रोतों का विशेष उल्लेख क्यों चुना? जरा सोच समझ करके बताइए। अगला पॉइंट है 3.1 जल संपदा। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक यानी अपरूपी जलकुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। कौन नदी? तो तुंगभद्रा नदी। और इसके आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही मनोरम है, बहुत ही सुंदर है। यह ग्रेनाइट की पहाड़ियों से भी परिपूर्ण है, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती है। करधनी मतलब हाथ जैसे जोड़ते हो ना, करधनी इसे ही कहते हैं। प्रणाम, जैसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करने का जो आप मुद्रा बनाते हो हाथ का, ठीक है, उसे ही करधनी कहते हैं। तो कहता है इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी में मिल जाती है। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग प्रकार के हौज बनाए गए हैं। चूंकि यह प्रायद्वीप के सबसे सूखे क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी के संचयन, ठीक है, और इसे पानी का संचयन मतलब पानी को संग्रह करके इन बड़े बड़े हौजों में पानी को जमा किया जाता था और फिर पाइप के माध्यम से नली बना करके और शहर तक इसको पहुंचाया जाता था। और ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया। यानी जहां राजा के शासक का या राजा का केंद्र था, रहने का आवास स्थल था जहां उनका, ठीक है, वहां तक भी पानी की सुविधाएं पहुंचा दी गई। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर को आज भी पुराने खंडहर अवशेषों के बीच देखा जा सकता है। और इस नहर में तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से पानी लाया जाता था। इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। इसका मतलब है धार्मिक केंद्र के लिए भी इस पानी का प्रयोग किया जाता था और शहरी केंद्र को अलग करने के लिए भी किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। स्रोत 4 में देखिए लिखा है, हौजों जलाशयों का निर्माण किस प्रकार होता था। कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय के विषय में पेश लिखता है, राजा ने एक जलाशय बनवाया 2 पहाड़ियों के मुख्य विवर पर, जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहां इकट्ठा हो जाता है। और इसके अलावा जल 9 मील अर्थात लगभग 15 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी से पाइपों से आता है, जो बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। और यह जल एक झील से लाया जाता है, जो छलकाव से खुद ब खुद एक छोटी नदी में मिलती है। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने हैं और इस पर नक्काशी किया गया है, खूबसूरत चित्र उकेरे गए हैं। ये स्थापत्य कला का नमूना है। ये ऊपरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े हुए हैं, जिनसे ये अपने बगीचों और धान के खेतों की सिंचाई के लिए पानी लाते हैं। अब इस जलाशय को बनाने के लिए इस राजा ने एक पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया। एक पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया। जलाशय में मैंने इतने लोगों को कार्य करते देखा कि वहां 15 से 20 हजार आदमी थे, चींटियों की तरह आदमी थे। थोड़ा सा इस वाक्य पर नजर डालिए जो अभी आपने पढ़ा, इस उद्यान, इस विवरण पे, कि किस तरह से मेहनत करके
सूखे क्षेत्रों में पानी को एक दुर्गम इलाके से होते हुए, ठीक है, अपने केंद्र तक, वह शहरी केंद्र हो चाहे धार्मिक केंद्र हो, वहां तक पहुंचाया गया। ठीक है। किलेबंदियां तथा सड़कें। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करें, परीक्षण करें या उनके बारे में जानें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नजर डालते हैं जिनसे उन्हें घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक, मतलब ईरान के शासक, ठीक है, द्वारा कालीकट कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। उसने जो देखा उसके बारे में लिखा, ठीक है, उसके बारे में विवरण दिया है और उसी का लिखा हुआ विवरण आज हम लोगों के लिए एक इतिहासपरक स्रोत के रूप में निर्माण करता है और उसी के मार्फत हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारियां हासिल कर रहे हैं। इसने न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर से बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी सुंडा आकार थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं कोई प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े तोड़ तोड़ कर, ठीक है, जो फन के आकार का फैला हुआ था, ठीक है, उसको सजा करके रख देते थे और वे एक स्थान पर टिके रहते थे। बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ होता था। वर्गाकार में है और आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रज्जाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे और आवास है और पेश कहता है कि इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत अधिक है। मतलब अगर आप विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश करना चाहेंगे तो जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, करवद रूप में है, ठीक है, तो वहां जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो पहाड़ियों के बीच आपको सकरी घाटी से होकर के रास्ता बना हुआ है, न कि सीधा रास्ता है। और उसी रास्ते से होकर के आपको पहले जंगल में घुसना पड़ेगा, तत्पश्चात खेत में जाना पड़ेगा, ठीक है, और खेत से जंगल की दूरी बहुत अधिक है। फिर आप बगीचे की तरफ जाएंगे, ये बगीचे की भी दूरी बहुत अधिक है, और तत्पश्चात आप बगीचे से आवास की तरफ जाएंगे, यह भी दूरी बहुत अधिक है। अब इन कथनों की आज के आर्कियोलॉजिस्टों द्वारा पुष्टि की गई है कि जिन्होंने धार्मिक केंद्र और नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले हैं। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था, मैंने बता दिया आपको। और जो नदी है वह है तुंगभद्रा नदी, इसी के जल से सींचा जाता था और इसी के जल को नहर के माध्यम से, पाइप के माध्यम से लाया गया था। आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया गया? एक सवाल उठता है कि विजयनगर के शासक ने अपने किलेबंद भूभाग में कृषि क्षेत्र को क्यों शामिल किया? सोचिए इस पर कि अपने किलेबंद यानी जो अपने महल थे और जो इसकी घेराबंदी किया, 3 घेराबंदी किया, एक नहीं 3 घेराबंदी किया, और उसके अंदर इन्होंने क्या किया, खेती को भी सिमट लिया, बागान को भी सिमट लिया। तो ऐसा क्यों किया? जरा गौर करिए। जब भी राजाओं के बीच आपस में लड़ाई होती है, चाहे वह सामरिक लड़ाई होती है, ठीक है, चाहे वह जिस कारण से लड़ाई होती है, हर एक राजा जो आपस में संघर्षरत रहता है और जिस राजे को हराना होता है, उस राजे के किला के चारों तरफ वह डेरा डाल देता है और किले की तरफ जाने वाले रसद और पानी के रास्ते को काट देता है
और उसका संपर्क काट देता है, सप्लाई काट देता है। तो ऐसी परिस्थिति में किले के अंदर रहने वाले शासकों के लिए भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके रहने वाले और भी जो सेवक होते हैं उसके पास भी भूखमरी, अनाज का संकट पैदा हो जाता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा सुरक्षा का घेरा लिया, जहाँ पर कि मेरा खाद्यान्न का स्रोत, खाने पीने की चीज़ों का स्रोत मेरे किले के आसपास ही बनी रहे और आसानी से मेरे यहाँ तक पहुँच जाए, और सारे लोगों की, किले के अंदर रहने वाले सारे लोगों को भोजन पानी मिल सके। इसलिए इन्होंने कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में समाहित किया। ये एक नया ट्रेंड है यहाँ पे। साथ ही किले के अंदर एक अन्नागार बनवाते थे। अन्नागार कहने का मतलब अन्न को रखने वाला घर बनाते थे, जिसको हम लोग गोदाम के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी। तीसरी से शासकीय केंद्र का घेराबंदी किया गया था और प्रत्येक महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंचाई दीवारों से घेरा था। ठीक है। किलेबंदी तो अलग है, प्लस दीवारों से भी घेर दिया था प्रत्येक इमारत को। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित प्रवेश द्वार थे, जो मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले। और वह जो प्रवेश द्वार बनाया जाता था, दरअसल भारतीय कला और इस्लामिक कला का मिश्रण था उस प्रवेश द्वार में, जिसको हम लोग गोपुरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और इसमें जो है गोपुरम में जो मेहराब बनाने की परंपरा है, ये परंपरा इस्लामिक शैली है, इस्लामिक कला स्थापत्य शैली है। ठीक है। पिलर खड़ा करने की परंपरा हमारा हिंदुस्तानी शैली है, लेकिन इसमें से भी हम लोग चौकोर पिलर खड़ा करते हैं, गोल पिलर नहीं। गोल पिलर की परंपरा वहीं से है। तो कुल मिलाकर के इंडो और ये जो इस्लामिक शैली है, ठीक है, यहाँ पर मिश्रण मिलता है, कला का मिश्रण मिलता है। ठीक है। देखिए, किलेबंद दीवार में बना एक प्रवेश द्वार है ना, ये लगता है जैसे कोई मंदिर हो या मस्जिद हो। दरअसल यह ना तो मंदिर है ना मस्जिद है, बल्कि यह प्रवेश द्वार है। क्योंकि इनको आकर्षक दिखाना था, प्रवेश द्वार को सुंदर बनाना था। ठीक है। ताकि दूर से ही लोग देख सकें कि ये किले का प्रवेश द्वार है। गोपुरम का दृश्य देख लीजिए। तमिलनाडु में ऐसे मंदिरों का निर्माण बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है। मंदिर के ऊपर मंदिर, मंदिर के ऊपर मंदिर, बहुत छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट ने शहर के अंदर की और वहाँ से बाहर जाने वाली सड़कों का भी अध्ययन किया। ठीक है। और इनकी पहचान जो किया है वो प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों का, जहाँ जहाँ वो प्रवेश द्वार था वहाँ वहाँ का अध्ययन किया है। यानी एक रास्ता से कितने रास्ता निकल सकते हैं, कितने रास्ता निकाले गए थे। मान लिया जाए मेन रास्ता का आपको बंद कर दिया जाता है किसी कारणवश, तो आप और किस रास्ता से हो करके बाहर, किले से बाहर जा सकते हैं और किले के अंदर आ सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने घाटियों से होकर ही इधर उधर रास्ता को बनाया था। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चलें तो सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ स्थानों, जिनमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है, वहां पर परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई गई है। और उनका यह सुझाव है कि हो सकता है कि इन स्थानों पर जो अमीर व्यापारी रहते थे, और यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी हो सकता है। यहाँ पर स्थित मकबरों का और मस्जिदों में एक विशिष्ट कार्य है, फिर भी उनकी स्थापत्य कला हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। सामान्य लोगों के आवासों के संदर्भ में हमें थोड़ी परेशानी होती है, फिर भी जो अब अस्तित्व में नहीं है, हम इनके बारे में यात्रियों के विवरण से ही जान पाते हैं। जिस प्रकार पुर्तगाली यात्री बारबोसा अपने विवरणी में लिखते हैं, वर्णन करते हैं कि लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, पर फिर भी सुदृढ़ है और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है। क्षेत्र सर्वेक्षण
इंगित करता है मतलब दर्शाता है, दिखाता है, ठीक है। इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, जो अनेक प्रकार के संप्रदाय के लोग रहते थे। हो सकता है कि विभिन्न समुदाय के लोग इसको सुरक्षित रखे होंगे, तो इस और प्रचलन संकेत करता है। सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए ही पानी के स्रोत के रूप में कार्य करते थे। तो आज भी यही सिचुएशन है। देखिए चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, ठीक है। चौथा है राजकीय केंद्र। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है, पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे और स्पष्टतः मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था। इसलिए महत्वपूर्ण था, वे अपनी हैसियत दर्शाना चाहते थे। प्रजा और शासक के बीच के अंतर को बनाए रखने के लिए वे अपनी आप को देवताओं से संबंधता जोड़ते थे, ताकि उसकी शक्ति असीम शक्ति के साथ जुटकर, ठीक है, वे सर्वेसर्वा शासक बने रहे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि दैवीय सत्ता या दैवीय शासक या दैवीय उपाधि धारण करते थे शासक, ठीक है, वह बिल्कुल ही अपने आप को भिन्न करने के लिए लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। अब ये अपेक्षाकृत कई ऐसी संरचनाएं हैं, संरचनाएं करने का मतलब जो भवन बने हैं, बनाए गए हैं, ठीक है, वहाँ पर धार्मिक कार्यकलाप हुआ करते थे, ठीक है, कुछ में नहीं हुआ करते थे। और इस संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित था, जबकि धर्मेतर भवनों की अधिरचना बेकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। मतलब धर्मेतर कहने का मतलब है धार्मिक भवन से इतर, मतलब वह भवन जो धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल में नहीं किया जाता है। विजय का भवन, सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा, जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है, के विषय में लिखता है, इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक 2 मंच है। जरा ध्यान से सुनिए कि एक ऐसी संरचना का निर्माण किया गया है जिसमें एक नहीं, एक मंच है, फिर ऊपर चढ़ेंगे तो दूसरा मंच मिलेगा और बड़ा ही उस पर सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है, कुछ कुछ उस पर चित्र बनाए गए हैं। और ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में, ठीक है, राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है, जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल है और एक अन्य में बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है, जिस पर राजा का राज्य सिंहासन खड़ा हुआ है, मुकुट तथा राजकीय पायल। देखिए यही डिब्बा है महानवमी डिब्बा, एक बहुत बड़ा चबूतरा है, फोटो में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। फिर चबूतरा बना दिया गया है, मतलब चबूतरे पे चबूतरा है। बाकी सारा कुछ आपने पढ़ लिया। पॉइंट 4.1 महानवमी डिब्बा। इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। राजा का भवन नामक संरचना अंतः क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता है। और इसके 2 सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सामान्यतः हम एक सभा मंडप के नाम से जानते हैं और जो भी आपने पढ़ा महानवमी डिब्बा। जरा ध्यान देंगे कि ये महानवमी डिब्बा, इसका नाम, इस डिब्बे का नाम महानवमी क्यों पड़ा, थोड़ा सोचने वाली बात है। क्योंकि यह पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा हुआ है। दोहरी मतलब एक दीवार दिए गए हैं, फिर उसके अंदर भी दीवार है, ठीक है, यानी इस महानवमी डिब्बा के बगल में, और एक सुरक्षा गलियारा बना दिया गया है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बना हुआ है, और इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। अब स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास पास
स्तंभ हम किसको कहते हैं पता है ना? पिलर को कहते हैं स्तंभ। आज जो आप बरामदे में देखते हैं पिलर रहता है, ठीक है, वही पिलर को हम स्तंभ कहते हैं। तो बहुत कम खुला स्थान बचता होगा और इसीलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के ऊपर, ठीक है, या आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। मतलब लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। और ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी, ठीक है, यानी कि लकड़ी का ही मंच बना दिया गया था और मंच का आधार उभारदार उत्कीर्ण से पटा पड़ा है। ये देखिए किस तरह इस महानवमी डिब्बा पर चित्र बनाए गए हैं, जानवरों के चित्र हैं, ठीक है, शासक घोड़ा, इसमें घोड़ा है, बीच में शासक देखिए कुछ मंडप पर बैठा हुआ है, इसके बगल में उसके सारे सेवक हैं, ठीक है, देख लीजिए, है ना। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में किए जाने वाले, हाँ, अभी जो मैं आपको बातें बतला रहा था कि महानवमी डिब्बा का नाम महानवमी क्यों पड़ा, एक्चुअली दशहरा त्यौहार जो हम लोग मनाते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म में, तो इसमें एक नवमी दिन भी आता है जिसको नवरात्रा के नाम से हम लोग जानते हैं और इसको कहीं कहीं महानवमी भी कहा जाता है, ठीक है, बड़ा ही पवित्र। तो इसी से उसका नाम पड़ा महानवमी, क्योंकि ये उस वहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता था। और महानवमी का शाब्दिक अर्थ होता है महान नवा दिवस, ठीक है, के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। और इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपने रुतबा का प्रदर्शन करते थे, अपने शाही झलक का प्रदर्शन करते थे, अपने शाही ताकत का प्रदर्शन करते थे और अपने अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। और इस प्रदर्शन के दौरान जो भी नायक थे, जो भी राय थे, ठीक है, शासक को उपहार भेंट किया करते थे और जो कर था उसको भी ला के सुपुर्द किया करते थे। इस अवसर पर होने वाले कई सारे धार्मिक क्रियाकलाप में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि भी सम्मिलित था, बलि भी दिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मनोरंजन के लिए नृत्य किए जाते थे, कुश्ती प्रतिस्पर्धा होने का प्रमाण है तथा साज लगे घोड़ों, हाथियों और रथों, सैनिकों की शोभा यात्रा, साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थों द्वारा भेंट दी जाती थी, जो आपको मैंने बतला दिया है। खुले मैदान में शासक अपने सेना का परेड करते थे और परेड लेते थे, यानी उसका निरीक्षण करते थे, जिस प्रकार आज हमारे यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन होता है, ठीक है। क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था? तो विद्वान इसके बारे में अलग अलग मत रखते हैं, ठीक है, एक मत नहीं है, क्योंकि संरचना के चारों ओर एक स्थान हजारों आदमियों, औरतों और बड़ी संख्या में जानवरों के शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था, ठीक है। राजकीय केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं को की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। देखिए कमल महल का खड़ा रेखा चित्र। खड़ा रेखा चित्र किसी वस्तु अथवा संरचना का ऊर्ध्व अवलोकन होता है। देखिए जो रेखा चित्र बना हुआ है, आप अध्ययन कीजिए इसको। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन। राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस यानी कमल का महल है और इसका नामकरण 19वीं शताब्दी के एक अंग्रेज यात्री ने किया, ठीक है। हालांकि यह निश्चित रूप से रोमांचक है इसके नाम के पीछे, लेकिन फिर भी इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस कार्य के लिए बना था। फिर भी एक सुझाव मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है कि यह परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय, ठीक है, को हम हजार राम मंदिर कहा जाता है और हो सकता है कि इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार वाले ही करते होंगे। इस मंदिर का प्रयोग यहाँ पर वे पूजा अर्चना करते होंगे। सामान्य लोगों का आना जाना इस मंदिर में नहीं होता होगा। तो
तो बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं हैं, परंतु इनके दीवारों के ऊपर जो चित्र उकेरा गया है, ठीक है, वह बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। मंदिर के आंतरिक दीवार पर उकेरा गया है और बाह्य दीवार पर भी उकेरा गया है। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं क्या हो गया, विनष्ट हो गया, पर नायकों ने महलनुमा संरचना के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में हैं। देख लीजिए कमल महल की एक तस्वीर। हाथियों के अस्तबल का नक्शा का एक संरचना का समस्तरीय अवलोकन देता है। ये भी देख लीजिए, हाथियों का अस्तबल का खड़ा रेखा चित्र देखिए कितना बढ़िया बनाया गया है, कितने सुंदर ढंग से बनाए गए हैं, नक्काशी किया गया है, इस पर चित्र उकेरे गए हैं, ठीक है, मेहराब का निर्माण किया गया है। ये कला स्थापत्य का बहुत ही सुंदर नमूना है। तो यहाँ पर दो कला का सम्मिश्रण है, एक इंडो और एक इस्लामिक शैली, यानी भारतीय और इस्लामिक परंपरा का सम्मिश्रण है। कमल महल के समीप स्थित हाथियों का अस्तबल। फिर देखिए हजार राम मंदिर की दीवारों पर मूर्ति कला कितने बारीकी से उत्कीर्ण किए गए हैं और कितनी मेहनत लगी होगी, कितने मजदूर लगे होंगे, ठीक है, इस काम को करने में। ये भी जरा आप देखिए, हजार राम मंदिर की दीवारों पर मूर्ति कला का एग्जाम्पल देखिए कितना सुंदर दिखता है। आज के टेक्निक को मात देने वाला ये कला का नमूना पहले भी रहा है।